एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव है। वैभव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, उसे समझते हैं कि मौजूदा मार्केट में इस समय उनकी क्या रणनीति है। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। तो कंसिडरिंग मतलब आप तो आई थिंक लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाते हैं, तो इस समय मार्केट में अप्रोच क्या है और कैसे इस वॉलेटिलिटी को आप नेविगेट कर रहे हैं? Anuj, I think ये volatility has been pretty difficult in that sense because एक बाजू earnings आने की कगार पे है और दूसरी बाजू के February 1st को अपना यूनियन बजट भी है। और इस वक्त हमें लगता है और हमारा अनुमान है कि ये बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। खास करके वो एक गवर्नमेंट का पाथ डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ के हाउ कि जैसे ग्रोथ को वो आगे बढ़ा सके। लास्ट 2 क्वार्टर में हमने देखा है कि ग्रोथ थोड़ा सब ऑप्टिमल था। तो वेदर केपेक्स में आप कंटिन्यूड फोकस रखें या कंजम्पशन पे रखें और इस पूरे इक्वेशन में कि कैसे फिस्कल मैथ भी रहेगा। सो आई थिंक बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और हम केयरफुली देखेंगे। बट फ्रॉम अ पोजिशनिंग परस्पेक्टिव जब भी ऐसी ज़्यादा टर्बुलेंस आती है, वॉलेटिलिटी आती है या ऐसी बड़ी इवेंट आगे आती है, तो हम जनरली काफ़ी हेज करके चलते हैं फ्रॉम अ पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव। ओके, तो ये इस समय बिल्कुल वॉलेटिलिटी में इतना ज़्यादा मार्केट में काफ़ी स्ट्रेस भी दिया। अच्छा, वैभव, एक सेक्टर जिसमें आज काफ़ी शानदार तेज़ी है वो है इंश्योरेंस। आपके पोर्टफोलियो में है क्या इंश्योरेंस स्टॉक्स, और आप किस तरीके से देखते हैं स्टॉक्स को? सी आई थिंक इंश्योरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। सेकेंड के वैल्यूएशन ऊपर से भी काफ़ी करेक्ट हुए हैं। द ओनली थिंग जो गवर्न कर रहा है और प्रॉबेबली एक हैंगओवर हो सकता है वो है सम अमाउंट ऑफ मेजर्स फ्रॉम अ बैंक एश्योरेंस पर्सपेक्टिव। सो जैसे हमने क्वार्टरली नंबर्स हम देखेंगे, अनुमान ये है कि क्वार्टरली नंबर्स प्रॉबेबली बेटर देन एक्सपेक्टेड रह सकते हैं। सो इसी के कारण हमें लगता है कि वाइल लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी इज देयर, ये जो रेगुलेटरी फोरबेयरिंग है, आई थिंक उसके कारण काफ़ी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो एक अच्छा लेवल बन सकता है या अच्छी अगर मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म का व्यू है तो ये सेक्टर श्योरली देख सकते हैं। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। इस बार का ये जो कैपिटल गुड्स का प्राइस डैमेज था वो तो काफ़ी सिवियर रहा, नो डाउट। शायद टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूँ तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे को शायद बहुत अच्छा लगे, बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है। बट वैल्यूएशंस को देखते हुए और क्लोजर टू बजट, आपका व्यू क्या है कैपिटल गुड्स पे? सी वीरेंद्र, आई थिंक बिफोर अंडरस्टैंडिंग के अपना व्यू यहाँ से बजट के लिए क्या है, एक बार वेरी क्विकली अगर हम लास्ट 3 से 6 मंथ्स देखते हैं और उसके कंपैरिजन में लास्ट 10 साल देखते हैं, तो लास्ट 10 साल में अगर हम देखें तो एक कंप्लीट फोकस रहा है केपेक्स ड्रिवन सेक्टर्स में और सप्लाई साइड मेजर्स में। द ओनली डिफरेंस जो लास्ट 3 से 6 महीने में हुआ है इसके, वाइल सेंटर का जो फोकस है वो कंटिन्यूड है, बट स्टेट्स में आई थिंक थोड़ा एक्सपेंडिचर डाइवर्स हुआ है फ्रॉम द वेलफेयर परस्पेक्टिव एंड राइटली सो टू सम एक्सटेंट। सो कहने की बात यह है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड केपेक्स का अनुमान था बोथ सेंटर और स्टेट में, उसी के फाइनेंसेस के मद्देनजर आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन ऐसी बनी है कि प्रॉबेबली यहाँ से केपेक्स ड्रिवन सेक्टर्स में थोड़ा कूल ऑफ होएगा और उसके कारण जो बहुत ही एलिवेटेड वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स चल रहे थे वहां से थोड़ी करेक्शन हुई है। अभी बजट आगे है और मैं यही कहूंगा कि वेट फॉर द बजट के उनका एक किस बाजू डायरेक्शन आता है फ्रॉम अ बजट परस्पेक्टिव स्पेशली ऑन द केपेक्स, और उसी के बाद हम कॉल लेंगे। बट तब तक आई थिंक वेट एंड वॉच मोड विल बी बेटर फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव। वेट एंड वॉच, बजट को सुनिए समझिए, उसके बाद ही आई थिंक कोई कॉल लेंगे। और आपसे बात जब मैं कर रहा हूँ ना वैभव जी, आज एफएमसीजी बास्केट फिर बहुत प्रेशर में, बीच में एक फीलिंग आ रही थी कि माइट भी बाजार शायद थोड़ा सा वैल्यूएशंस को थोड़ा सा जो कूलिंग ऑफ हुई है उसको चेज करने की कोशिश करे, बट धीरे धीरे वो सोच भी धीमी लग रही है।
आप एफएमसीजी में भी कोई कॉल लेने से पहले क्या किसी प्रकार के स्पेशली मिडिल क्लास के किसी टैक्स रिलीफ की बात पर गौर करना चाहिए? मतलब अगर वैसा कुछ हो तो कोई एफएमसीजी पे कॉल लेनी चाहिए, या फिर व्यू क्या है आपका एफएमसीजी पे इस वक्त, और क्या बजट में ऐसा पॉसिबल है इस डिमांड को पुश देने के लिए? तो आई थिंक अगर हम एफएमसीजी एज ए सेक्टर की बात करते हैं तो अभी जो मूवमेंट हम देख रहे हैं वो इमीडिएटली गवर्नड है बाय द अपकमिंग रिजल्ट्स, कि ऐसा अनुमान है कि शायद वॉल्यूम ग्रोथ जनरली ऑन एन ओवरऑल सेक्टर बेसिस पे थोड़ी वीक आने की संभावना है ना। उस कारण आई थिंक प्रॉबेबली कि वेरी शॉर्टर टर्म व्यू में ये मूवमेंट हमें देखने मिल रही है। पर अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो एक समझना बहुत ही इजी है कि इंडिया एक कंज्यूमर स्टेट है और कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स शॉर्ट टर्म में शायद वो करेक्ट हो सकता है, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी के परस्पेक्टिव से वो ठीक ही है। सो अगर काफ़ी अच्छे करेक्शन में रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये अगर पैक मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक ये सभी स्टॉक्स रहेंगे। सो राह देखिए कि करेक्शन हो जाए और अपकमिंग बजट में अगर कुछ कंजम्पशन में मेजर्स आते हैं, जैसे आपने कहा प्रोबेबली सम टैक्स रैशनलाइजेशन एज वेल, तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम और प्रोबेबली ट्रेड बन सकता है, बट नॉट इमीडिएटली, वेट फॉर ऑल द रिजल्ट्स टू कम आउट। इस मार्केट की जो सबसे दुखती नब्ज रही है वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स, चाहे एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक हो, इन स्टॉक्स ने रिटर्न्स देने बंद कर दिए हैं। ये क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? सी अनुज, ये वेरी वेरी क्लियर है कि हम अगर रिलेटिव वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो चीपर है ऑन एन ओवरऑल, बोथ ऑन एन एवरेज बेसिस और हिस्टोरिकल, जो भी आप कौन से भी बेंचमार्क के हिसाब से। और हमें एक खास ध्यान रखना चाहिए कि बिकॉज के एफपीआई के पोर्टफोलियोज आर हैवी वेट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर्स, करीबन करीबन 30% ऑफ द वेट ऑफ एफपीआई पोर्टफोलियोज इज इनटू बैंकिंग एंड फाइनेंस, और खास करके प्राइवेट बैंक, लार्ज प्राइवेट बैंक्स में उनका काफ़ी बड़ा वेट है। तो जब भी हम फॉरेन सेलिंग देखते हैं, जो एक्चुअली अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली ये नेगेटिव नंबर आ रहा है ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 months नाउ, एंड इनफैक्ट फॉर क्वाइट अ वाइल, कि जहां मीनिंगफुल एफपीआई फ्लोज इंडिया में नहीं आए हैं। तो जब तक ये एफपीआई फ्लोज नेगेटिव रहेंगे, आई थिंक इनका यू नो वेरी गुड आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम अ मार्केट परस्पेक्टिव थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये फंडामेंटल्स आर टेलिंग के अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ रहे हैं, बट अगर हम इमीडिएटली शॉर्ट टर्म देखें, जिस हिसाब से स्ट्रॉन्गर डॉलर है, ग्लोबल मार्केट्स में यूएस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, काफ़ी फ्लो यूएस तरफ शिफ्ट हो रहा है। माय सेंस इज बेसिकली ये एट बेस्ट मार्केट परफॉर्मर रहेंगे फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल मेरा है अब दूसरे बड़े सेक्टर पर, आईटी। यहाँ पर अभी भी थोड़ा मिक्स बैग ही है, लेकिन ये साल, पिछला साल अच्छा रहा था आईटी के लिए। आपके पोर्टफोलियो में इस समय कैसी पोजीशनिंग होगी आईटी को लेकर? सी आई थिंक आईटी में हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव इसलिए है कि उसके 2 या 3 मुख्य वेरिएबल अगर हम देखते हैं कि वन के यूएस इकोनॉमी है, जो जब सभी रिसेशन की बात कर रहे थे, हार्ड लैंडिंग की बात कर रहे थे, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट देयर इकोनॉमी इज प्रीटी स्ट्रांग। सेकेंड के ऐसी संभावना है कि एक बार नया एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ जाता है तो प्रॉबेबली कॉर्पोरेट टैक्स कट भी आ सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कट आती है तो डिस्क्रेशनरी स्पेंड, ऐसा अनुमान है कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड काफ़ी किक अप हो सकता है अगर डिस्क्रेशनरी स्पेंड बढ़ती है। और इन 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 सिचुएशन जहां ऑलरेडी रुपी डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये सेक्टर में एट डिक्लाइंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मीडियम टर्म के लिए बन सकती है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस देखने होंगे कि एवरेज के हिसाब से किस कौन सी साइड पे बैठ रहे हैं, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस stronger US growth, higher discretionary spending, rupee depreciation, and last but not the least, जो biggest threat थी
फ्रॉम एन एआई परस्पेक्टिव, जनरेटिव एआई, वो आई थिंक वो थ्रेट एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बन रही है। सो हमें लगता है ये सेक्टर ऑन डिक्लाइंस अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अच्छा, आखिरी प्रश्न पूछूंगा अब जी यहाँ से आपसे। रियल स्टेट में भी पिछले लगभग महीने भर में काफ़ी डैमेज हुआ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़्यादा पेन है रियल स्टेट एंसिलरी में। अब कुछ कारण वजह के साथ थे, कुछ कारण एशियन पेंट्स के साथ थे, वो समझ में आता है। बट एस्टेल का प्राइस डैमेज देखिए, स्टॉक्स आधे आधे हो गए हैं, और रियल स्टेट प्लस रियल स्टेट एंसिलरी और तीसरा तबका HFCs, आई मीन कैनफिन होम्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ भी सीवियर प्राइस डैमेज। इस पर आपका टेक क्या है? हाउसिंग सेक्टर देखिए, एंड वीरेंद्र, जैसे आपने बहुत ही सटीक तरीके से कहा है कि ये काफी डाइवर्स व्यूज और प्रॉब्लली डाइवर्स मूवमेंट ऑफ द सेक्टर्स हम देख रहे हैं। अगर रियल एस्टेट प्राइजेस की बात करते हैं तो वो प्रीटी स्ट्रांग है, सेल्स भी बिकवाली भी अच्छी हो रही है, बट वो लास्ट, और ये एक्चुअली ट्रेंड पोस्ट कोविड से काइंड ऑफ बेटर हुई है। अगर हम देखते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स में अगर वो लैग से प्रॉबेबली उसमें डिमांड आती है, टिल नाउ वी हैव नॉट सीन ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स पेंट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, प्योरली बिकॉज पेंट में तो इमर्जिंग कंपटीशन भी बहुत जोर की आ रही है, सो उसके कारण वो सेक्टर आई थिंक अंडर परफॉर्मर जनरली है। But from a other building material perspective, including ceramics, including tiles, including adhesives, MDF, plywood, वो पूरी सेगमेंट में हमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है। द ओनली probably I can say is basically that unorganized competition probably ज़्यादा हो रही है उसमें, but we have not been able to kind of put a finger on it. We are waiting to see कि हम राह देख रहे हैं कि हम बेहतर डेटा पॉइंट्स उसमें आके एक अच्छा व्यू बना सके, बट ऑन अ लैग बेसिस बिल्डिंग मटेरियल एक सेगमेंट है जहां हमें लगता है पॉसिबली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, चलिए अब वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट